अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सुरवर्दी। अंबर शमसी और आमिर अहमद ख़ान मेरे साथ हैं। हम तीनों पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आज बात करेंगे आपके साथ। शहबाज शरीफ ने आज GHQ का अलविदाई दौरा किया है। शायद पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें वज़ारत उज़्मा की मुद्दत ख़त्म होने पर GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है, अलविदाई दौरा कराया गया है। वरना जब वज़ीर आज़म जाते हैं तो उनके कोई GHQ से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते कि उनको अलविदाई दौरा भी कराया जाए, उनकी शोहदा और गाज़ियों से मुलाकात कराई जाए, फिर वहाँ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात कराई जाए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाए। तो इस लिहाज से तो कम अज़ कम शहबाज शरीफ जो हैं वो पहले वज़ीर आज़म हैं जो फ़ौज से गार्ड ऑफ ऑनर लेकर जा रहे हैं। दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जाब फ़ौज से गार्ड ऑफ ऑनर लेकर रहे हैं। हमें गिला ही रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म फ़ौज से मुज़ाहमत और लड़ाई के नतीजे में गए हैं और उन्होंने निकलते वक्त हमेशा यही कहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने और फ़ौज ने इक़्तिदार से निकाला है। तो ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे के फ़ौज भेज रही है, तो ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे फ़ौज ने निकाला है, इनको तो फ़ौज ने नहीं निकाला है। बहरहाल अंबर शमसी और आमिर अहमद ख़ान मेरे साथ हैं, इस पर आगे भी बात करेंगे। एक वज़ीर आज़म साबिक़ इस वक्त जेल में है, एक साबिक़ वज़ीर आज़म जला वतन है और एक साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपनी नाअहली की मुद्दत ख़त्म करके वापस सेनेट में आ गए हैं और एक वज़ीर आज़म कल साबिक़ होने जा रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। अच्छा साइन है, बुरा साइन है? जाती दफ़ा गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, GHQ का अलविदाई दौरा होना चाहिए, या फ़ौज की इतनी कुर्बत को हम अच्छी निगाह से नहीं देखते? हमें वही वज़ीर आज़म पसंद हैं जो फ़ौज से लड़ते लड़ते चले जाएं, और या वो वज़ीर आज़म पसंद है जो एक इत्तेहाद और सुलह से जाए? तो बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आमिर साहब, आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा GHQ का दौरा, और ये आप इसको सिविल सुपरमेसी के बड़े ख़िलाफ़ समझ रहे होंगे, गार्ड ऑफ ऑनर और ये सब कुछ। आपके ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं मुज़म्मिल, ऐसी कोई बात नहीं है। सिविल सुपरमेसी जो है वो सिर्फ GHQ के दौरों से जो है वो उसको GHQ के दौरों से सिविल सुपरमेसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो वो वाले दौरे जो रात के होते हैं और वो GHQ के नहीं, वो किसी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं और जिनकी कवरेज भी नहीं होती और जिनके बारे में बात करने की भी इजाज़त नहीं होती, सिविल सुप्रीमेसी को उस तरह के दौरों से ख़तरा होता है। इस तरह के दौरे जो हैं वो तो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से अच्छा है कि कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो इन हालात में और इस तरह से जाए। ये यकीनन और भी अच्छा होता अगर ये हुकूमत इतने ज़्यादा सवाल पीछे ना छोड़ के जा रही होती, और बहुत सारे उसके अंदर से मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पे उनको ना छोड़ के जा रही होती। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल अब आने वाले इलेक्शंस के ऊपर है कि वो होंगे नहीं होंगे, वक्त पे होंगे, देर से होंगे, और अगर देर होगी उनके अंदर तो कितनी ज़्यादा देर होगी। मेरा ख्याल है इस तरह के सवाल हैं जिनके बारे में वो बड़ा क्लियर कट एक मौक़िफ़ ले सकती थी ये हुकूमत कि बिल्कुल वक्त पे होंगे, और हर कोई किसी की यही ख्वाहिश है कि ये वक्त पे हों, और ये इस तरह का इब्हाम अगर वो ना रहने देते और भी बेहतर होता। और इसके अलावा अगर वो ये जो उन्होंने पिछले 10 दिनों के अंदर जो एक बारात आई है कवानीन की नेशनल असम्बली के अंदर कि गिनती ही भूल गए हैं हम कि कितने कवानीन उन्होंने अपने आखिरी 10-12 दिनों के अंदर जो है वो पास किए हैं, तो इस तरह की हरकतें ना होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन मेरा ख्याल है ये बात भी चलें, खुश आइन है कि कोई तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो बाहर निकल के जिसने कोई गिला नहीं किया, जिसने कोई शिकवा नहीं किया, और ऐसा होना भी चाहिए था। मुज़म्मिल भाई, अगर आप वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू से कि उन्होंने काम भी बहुत किया है जी, बड़ी मुश्किल से भी मुश्किलात से भी निकाला है हमारे अस्करी इदारों को, तो इतना तो उनका हक मेरा ख्याल है बनता ही था कि उनको थोड़ा सलूट किए जाएँ, उनको सलाम करके भेजा जाए। अंबर, आमिर साहब ने तो कहा कोई सिविल सुपरमेसी जो है वो ख़तरे में नहीं है गार्ड ऑफ ऑनर लेने से। GHQ और वज़ीर आज़म के आइडियल ताल्लुकात होने चाहिए। वैसे हम सोचे कि ये किस किस्म का मुल्क है कि एक वज़ीर आज़म जो अपनी मुद्दत पूरी कर रहा हो, GHQ का दौरा कर रहा हो, उस पर हम तबसरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दिस शुड हैव बीन नॉर्मलाइज्ड। नहीं मतलब आप देखिए 72 साल में तो ऐसे नहीं हुआ ना।
ऐसा नहीं हुआ। और ये हमें कितनी हैरानगी के साथ हम इस पे बात करें, देख रहे हैं, इसका तंजिया कर रहे हैं कि किस किस्म के ताल्लुकात थे, हैं, इससे क्या इशारा मिल रहा है, क्या बात हो रही है। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब GHQ का दौरा करें। उन्होंने और मेरे ख्याल में कोई उनकी जो इस वक्त जो 16 माह इन्होंने गुजारे हैं, जिस तरीके से चाहे इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हो, उनको साथ लेकर चले, जब तकरीब होती है तो उनको दावत देते हैं कि आप पहले बात कीजिएगा, तो यही आपको रवैया हम तवक्को कर सकते हैं। और उनको कुछ लोग बूट पॉलिशिया भी कहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जो इनका ये जो मुश्किल हालात की बात करते हैं कि बड़ी कोई 13 जमातें होंगी, इत्तेहादी हुकूमत है, बहुत सारे फैसले लेने थे, हर किसी से मुशावरत करते थे, खुद बात करते थे। इनका जो एक मैं कहूँगी कि शायद क्योंकि हालात इतने बुरे रहे हैं और मईशत के हवाले से फैसला साजी कमज़ोर रही है या देर से हुई है, तो उस हवाले से तो ज़ाहिर है उनकी कारकर्दगी पे सवालात तो उठते हैं। लेकिन ये मैं कहूँगी कि जो सरप्राइज़ किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि किस तरह सियासी तौर पर तमाम जो ये स्टेक होल्डर्स थे, इस करंट ये जो रजीम अभी ख़त्म इसकी मुद्दत हो रही है, सबको साथ लेकर चले हैं। तो ये एक it should not be a surprise given शहबाज शरीफ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जाहिर है हम सब थोड़े से ये क्या हो रहा है, ऐसा होता भी है, ऐसा मुमकिन भी है या नहीं, तो इसीलिए शायद इस पे बात कर रहे हों। और अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात, और ये जिम्मेदारी मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की तो नहीं है, जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं, मैं कहूँगी इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट कि उनके साथ जिस तरीके से उन्हें ओहदे से हटाया गया या उनके साथ क्या हुआ, ज़ाहिर है कसूर और सिविलियन सुप्रेमेसी की जहाँ बात होती है, कसूर तो वही होता है जो ताकतवर होता है। और फिर हम अगर एक ही पैटर्न देखते रहें, तारीख को दोहराते हुए देखें, तो फिर ज़ाहिर है कसूर या जिम्मेदारी उसी इदारे को हम ठहराएंगे। जब इमरान खान साहब भी आए थे तब भी वो एक आइडियल ताल्लुकात की बात करते थे, वन पेज करते थे, तारीफ़ें होती थी, बहुत सारी मीटिंग्स, मुलाकातें होती थी, तस्वीर जारी होती थी, जैसे अब शहबाज शरीफ साहब की हो रही है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो सवाल है ये भी जायज़ है कि आखिर कब तक, क्या ये शख्सियत का मसला है जो मैं नहीं समझती क्योंकि हमें पैटर्न की बात कर रहे हैं, या इदारे का मसला है। अब ज़ाहिर है अब ये ख़त्म हो रही है बात, और अब अगला जो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, उस पर बात होगी, और फिर पता नहीं इंतखाबात कब होंगे। मैं आमिर साहब की उस बात से तो इत्तेफाक करती हूँ कि आप अगर आखिरी मिनट तक ये सवालात छोड़ के जा रहे हैं, जहां खुद अब वजीर भी कह रहे हैं, इसमें ख्वाजा आसिफ हो जाए, राना सनाउल्लाह हो जाए, कि उनको भी नहीं पता कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, तो इससे ये जाहिर होता है या तो आप लाइल्म है या नाअहल है या लोगों से कुछ छुपा रहे हैं। और ये मेरा ख्याल में जब हम एक फेयर ट्रांजिशन या एक ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि ताकत की मुंतकली को कितना स्मूथ होना चाहिए, उस पर फिर सवालिया निशान बनता है। अच्छा, बहरहाल मैं इसका एक और एंगल भी है कि हमारे यहाँ जब वज़ीर आज़म लड़ते लड़ते जाते हैं तो फिर हम बड़े श्योर होते हैं कि इसने दोबारा नहीं आना, और क्लियर हो जाता है कि ये गया है, इसकी जाती दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, फ़ौज से लड़ाई है, तो वापसी का रास्ता नहीं है। तो ये भी तो अपनी जगह एक सवाल होगा कि जो गार्ड ऑफ ऑनर लेके जाए और जो इतने आइडियल ताल्लुकात के साथ जाए, उसकी वापसी का रास्ता है या उसकी वापसी का रास्ता भी नहीं है। क्यों आमिर साहब? हाँ मुज़म्मिल, बिल्कुल, अगर आप इसको जो ट्रेडिशनल सियासत अभी तक पाकिस्तान में चली है, तो फिर तो ये जिस तरह से वज़ीर आज़म जाता है, और ये 90 की दहाई में तो देखें बहुत ही क्लियर होता था, जब 8वीं तरमीम के तहत जो है वो एक हुकूमत को बर्खास्त किया जाता था तो बच्चा बच्चा समझ आता था कि अच्छा इसको इसलिए तो नहीं निकाला कि अब अगले 3 महीने बाद इनको इंतखाबात जीतने दे और फिर इनको वापस लेकर आएँ। तो ये चीज़ हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना, उसमें तो बड़ी ये ऑब्वियस रही है। लेकिन मैं समझता हूँ मुज़म्मिल कि इस वक्त थोड़ी सी पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो बदल गई है। अब ये इतना सिंपल मामला नहीं रहा कि अगर पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से खुश है तो वही इक़्तिदार में आएगी, और किसी नाखुश है तो उसको इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा।
और उसकी बड़ी वजह ये है, देखें कि ये जो बाकी सारी जमातों को अगर हम एक साइड पर रख दें और सिर्फ ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी PMLN का अगर हम जिक्र करें, इन्होंने ये पिछले 16 माह अपना इक़्तिदार में रहने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ खोया है इन्होंने। अब चाहे वो अपनी तरफ से इसको कुर्बानी कह लें या जो भी नाम दे दें, बट आई थिंक कि बड़ी अहम चीज़ें थी जो इन्होंने खोई हैं, जिसके अंदर एक तो देखें इनका जो नारा जो नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार से हटाया गया था, उन्होंने लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो। वो एक ऐसा नारा था जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लोगों से जोड़ता था। वो लोगों के अंदर ये एहसास पैदा करता था कि जी वोट हम देते हैं तो हुकूमत को अगर हम लेके आते हैं तो हमें ये इख्तियार होना चाहिए कि हुकूमत को वापस भी भेजें। कोई और इदारे को किस तरह से इख्तियार हो सकता है कि वापस भेजें। इस लिहाज से वो बड़ा एक ताकतवर नारा था। लेकिन ये पिछले 16 महीने में हमने देखा है कि उस नारे की अब कोई हकीकत, कोई सियासी हकीकत नहीं रहा वो नारा, क्योंकि ये ख़ास तौर पे ये जो शक व शुबा छोड़ के जा रहे हैं, ये जो डाउट्स, ये जो हम छोड़ के जा रहे हैं कि अगले इलेक्शन कब होंगे और कब नहीं होंगे, और जैसा कि अंबर ने कहा इनके अपने वज़ीरों का किरदार है ये इस अवाम को पैदा करने में, तो उसके बाद ये वोट को इज़्ज़त दो वाला नारा तो नहीं रहा। दूसरा, ये बेशक वो जितना मर्जी PMLN कह ले कि देखिए जी हमें तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने वाला था और हमने उसको किसी तरह से बचा लिया है। देखें लोग जो है ना, वो उनको डिफ़ॉल्ट के बाद क्या सूरत हाल होगी वो भी ना किसी ने देखी है और ना उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है, ना ही किसी को मईशत किस तरह से चलती है और किस तरह से नहीं चलती उसकी पेचीदगियों का इल्म है। लोगों का कनेक्शन होता है कि उनकी परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें होती हैं कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद क्या है और बाहर महंगाई क्या है, और उस मामले में भी इनका स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये इसके अलावा भी और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आई थिंक कि ये अब इतना सिंपल मामला नहीं रहा कि सिर्फ आप डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी के साथ एक अच्छा रिश्ता है, तो दैट मीन्स कि वो इन इटसेल्फ आने वाले इलेक्शंस के अंदर उनके चांसेस जो है उनको ब्राइटर कर देगा। थोड़ा सा ये कहना मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों अंबर, आप समझती हैं ये बात के गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाले का चांस है या अटक जेल वाले का ही चांस है? अंबर, मैं पूछ रहा था कि आप भी समझती हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाले का चांस है दोबारा या अटक जेल वाले का दोबारा चांस है? देखिए, अब जाहिर है कोई नाअहल करार दिया जा चुका है तो उसका चांस क्या होगा। और दूसरी तरफ आप देखें, इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ, उनकी भी नाअहली तो बरकरार है, वो अभी तक वापस तो नहीं आए ना। तो ये लड़ाई जाहिर है इक़्तिदार का रास्ता आपका बंद हो जाता है। लेकिन इसमें मैं एक और बात कहूँगी कि एक आपको जो पाकिस्तानी सियासत में जो तज़ाद भी नज़र आता है कि आप ये नारे लगाते हैं और बेहद मकबूल भी हो जाते हैं। ये मियां नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, ये इमरान खान साहब के साथ भी हुआ था, और आपको ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है क्योंकि वोट भी पड़ते हैं, जो बाई इलेक्शंस में जब भी मज़ाहमत की सियासत की है, जब भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है या फ़ौज के किरदार पर सवालात उठा रहे हैं, तो ये बेहद मकबूल हुआ है, यानी कि अवाम में इट रेजोनेट्स। तो फिर आप इक़्तिदार में, आपको लगता है कि अवाम नहीं देखती कि आप फिर इक़्तिदार में कैसे आ रहे हैं, आपको वोट तो फिर भी चाहिए। एक हद तक आप GHQ या जिसको शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 के रास्ते आप आ सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन कुछ वोट चाहिए, कुछ मकबूलियत चाहिए, और वो मकबूलियत चाहे बयानिए या नारेबाजी की बुनियाद पे हो सकती है, कारकर्दगी की बुनियाद पे कुछ हद तक हो सकती है, और भी बहुत फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस वक्त ये जो तज़ाद है, इट्स हार्ड टू स्क्वायर दैट सर्कल। और इसीलिए मेरे ख्याल में कि ये जो अगले इंतखाबात होंगे कुछ तारीखी भी होंगे और दिलचस्प भी होंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिनकी कारकर्दगी पे बहुत सवाल उठे हैं, जिनकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स पे बहुत सवाल उठे हैं, चाहे कानून साजी का मामला हो, चाहे पाबंदियों की बात हो वगैरह वगैरह, और जो सख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई हों, तो वो कारकर्दगी अपनी पुरानी लेकर आएंगे। I think it would be interesting to see, and I think ये थोड़ा सा गैर मामूली इस लिहाज से अगला इंतखाब होगा जब भी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये बहुत देखा जाता है कि कौन कैसे गया और उसकी वापसी के कितने रास्ते हैं, और हमारा वोटर भी उस ट्रेंड को बहुत समझता है, और वोटर ट्रेंड्स भी हमने देखे हैं कि इसी तरह बन जाते हैं। लिहाजा इसको
हम इतना इस तरह इग्नोर भी नहीं कर सकते कि इस गार्ड ऑफ ऑनर को और इस दौरे को, क्योंकि ये भी कोई क्लियर साइन है और लोग इस साइन को समझते भी हैं। और बहरहाल आगे का जो भी मंजरनामा होगा वो निगरान हुकूमत के बाद उस पर हम अगले सेगमेंट में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आमिर साहब ने बात की कि वोट को इज़्ज़त दो की बात है, तो गार्ड ऑफ ऑनर भी तो वोट को इज़्ज़त दो की बात है ना। वरना हमने ये देखा है कि आर्मी चीफ टोपी पहन कर नहीं आते थे कि सैल्यूट करना पड़ेगा ना, और वो आज जान के टोपी बार छोड़ाते थे कि सैल्यूट ना करना पड़े। तो अगर गार्ड ऑफ ऑनर GHQ में मिले तो ये भी वोट को इज़्ज़त दो की एक शक्ल तो आप इसको देख सकते हैं कि उन्हें ये है कि उन्होंने सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर भी देना है, सैल्यूट भी करना है, और उसको वो इज़्ज़त जो उसकी है वो देनी है। अब वो कैसे आई है, लड़के आई है या सुलह से आई है? अब वोट को अगर वो एक हाँ, वो आप ये चाहते हैं कि वो इज्जत लड़के हासिल की जाए, वो कहते हैं वो लड़के वो इज्जत सुलह से हासिल कर ली जाए, तो इतना ही फर्क है। नहीं मुजम्मिल भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ यार, देखें आप मुझे जो है बादले ना खास्ता किसी काम के ऊपर मजबूर करें कि आओ मेरा ये काम कर दो, ठीक है, मैं 100 मुश्किलें उठा के आपका वो काम कर दूं, ठीक है, फिर जाते हुए आप मुझे सलूट भी ना करें और सलाम भी ना करें और मुझे धक्के मार के बाहर निकालें, तो यार ये तो बड़ी ज्यादती होगी ना। तो माजी में तो ऐसे ही हुआ है ना आमिर साहब, उन्होंने काम भी लिया है और जूते भी मारे हैं, पहली दफा ही सलूट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता रहा है, बिल्कुल ऐसा होता रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि हाँ अच्छी बात है जी, ये बहुत अच्छी बात है और इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन चले इतना भी हमारे गिवन आर पॉलिटिकल हिस्ट्री, हमारा जो सियासी तारीख रही है उसमें ये भी गनीमत है। गनीमत। अंबर आप कुछ ऐड कर लें फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। नहीं मैंने बात कर ली जो करनी है। मेरे ख्याल में कि इतना ही कह सकते हैं इसके बारे में। अब तो अगला मरहला देखना है, अगले मरहले पे अगली ब्रेक में बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ निगरान हुकूमत के बाद के मंजरनामे की बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम किसी को भी कुछ नहीं मालूम। कोई कहता है फीशे खाके है, कोई कहता है पीछे है, कोई नाम लेता है, कोई नाम लेता है। लेकिन मेरी राय में मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में रही है कि उसने आर्मी चीफ़ की तैनाती के वक्त भी और अब भी जो सीगा रास की जो अहमियत है उसको बरकरार रखा है और ख़बर कहीं से लीक नहीं हुई है। कोई नहीं कह सकता कि उसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सही नाम का पता है। अंदाज़े सबके पास हैं, मैं भी यहाँ बैठ के अंदाज़े लगा सकता हूँ कि फ़लाँ होगा। निगरान काबीना के भी बहुत से नाम हैं। कुछ लोगों के ख्याल में फैसल बारी साहब आ रहे हैं, कोई कह रहा है आफ्ताब मंजूर साहब आ रहे हैं, कोई प्रोफेसर इकरार अहमद की बात कर रहा है, कोई फैसल फरीद की बात कर रहा है, कोई डॉक्टर वकार की बात कर रहा है। तो एक लंबी लिस्ट है कि जी ये निगरान वज़रा होंगे, कोई निगरान कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को कोई फ़ाइनल नाम अभी नहीं पता और बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। लिहाजा इस पर बात करना भी कोई इतनी अहमियत का हामिल नहीं। जब सही नाम पता नहीं है तो फिर मैं अभी आमिर और अंबर से पूछने लग जाऊँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ना अंबर के तोते को भी पता है, हमने कल चेक कर लिया है, उसके को भी कुछ नहीं पता कि कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म। लिहाजा चेक ये कर, अब हम ये बात करते हैं कि जी कल हुकूमत टूट जाएगी, परसों या चौथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान हुकूमत आ जाएगी, जिसके बारे में एक राय है कि वो कम अज़ कम मार्च तक या फरवरी तक या जनवरी तक ज़रूर है, दिसंबर एंड तक ज़रूर है। मतलब 9 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे, 6 हफ्ते लेट हैं तो फिर मतलब 20, 21, 25 दिसंबर को हो रहे हैं। 8 हफ्ते लेट हैं तो 5-7 जनवरी को हो रहे हैं। 16 हफ्ते लेट हैं तो जनवरी एंड पे हो रहे हैं, फरवरी शुरू में हो रहे हैं। मतलब होने तो हैं ना, आइन से फ़रार का रास्ता तो नहीं है। पर मेरी उसमें भी राय है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना भागने का रास्ता नहीं देगा। लेकिन जब निगरान हुकूमत आ जाएगी और जो हम आज मलबा सारा PDM पे डालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अंबर कह रही थी कि PDM ने बड़ी सख्ती की है तहरीक इंसाफ पर और चेयरमैन PTI पर, तो फिर मैं ये मानूं कि निगरान हुकूमत आने के बाद वो सारी सख्ती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो PDM कर रही थी और वो PDM की हुकूमत कर रही थी वो सारा कुछ, और उनकी हुकूमत की बिना पर हो रहा था। तो जो ही निगरान हुकूमत आ जाएगी तो वो एट ईज़ आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमतें बदलती हैं तो हालात बदल जाते हैं।
हालात बदल जाते हैं तो मुकदमात बदल जाते हैं और मुलज़म जो हैं वो बरी होने भी शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये हुकूमत बदल जाने के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा कितना बदलता हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत आ गई, एक निगरान वज़ीर आज़म आ गए, उनकी एक कैबिनेट ने भी हलफ ले लिया। सिंध और बलूचिस्तान, KP, पंजाब, पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतों का जाल बिछ गया। 5 निगरान हुकूमतें आ जाएंगी इकट्ठी और हम कहीं भी किसी सियासी जमात की हुकूमत की बात नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा? जो कुछ होगा वो PDM के खाते में जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के खाते में जाएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खाते में जाएगा। फिर हम किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि आज तो हमारे पास एक पंचिंग बैग मौजूद है, वो पंचिंग बैग कौन होगा निगरान हुकूमत आने के बाद? किसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे होंगे हम इस सब का? इस पर बात करेंगे। क्यों आमिर साहब, आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? निगरान हुकूमत आएगी, बिजली महंगी कर देगी, पेट्रोल महंगा कर देगी या सस्ता कर देगी? कौन ज़िम्मेदार होगा? केस बन जाएंगे, कोई गिरफ्तार हो जाएगा, कौन ज़िम्मेदार होगा? देखें मुजम्मिल भाई, मैंने पहले भी ये कहा था ना कि PML ने जितना लाख कहती रहे कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, लोगों को डिफ़ॉल्ट का नहीं पता, लेकिन जो महंगाई जिसका उनको सामना है वो उनको ज़रूर नज़र आ रही है। सो वो मेरा ख्याल है PMLN अपने नवाज़ लीग जो है वो अपने इस कारनामे का शायद वो सियासी फ़ायदा ना उठा सके जो कि उसका ख्याल है उसको मिलना चाहिए, जहाँ वो समझती है कि उसका हक है कि उसको मिलना चाहिए। जहाँ तक देखें तब्दीली की बात है ना, 2 चीज़ें हैं उसके अंदर मुजम्मिल भाई। एक तो ये है कि नाम की आपने बात की कि कौन आ रहा है, बहुत सारे नाम हैं, काबीना के लिए भी और वज़ीर आज़म के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हमने सुना है। मेरा ख्याल है ये जो अगली इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन होंगी ना, उनके अंदर हमारा निगरान वज़ीर आज़म कौन है, इससे ज़्यादा अहम चीज़ ये होगी कि वो क्या है। वो कोई रिटायर्ड सियासतदान है, वो कोई पुराना सियासतदान है, कोई रिटायर्ड जज है, या वो कोई टेक्नोक्रेट है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों का इस वक्त ये ख्याल है कि उसके कौन की बजाय अगर क्या पर तवज्जो दी जाए तो उससे हमें निगरान सेटअप का जो दिमाग है या उनकी जो नीयत है उसके बारे में शायद हम ज़्यादा उसके ऊपर रोशनी डाल सकें कि उनकी एक्चुअल नीयत क्या है। वो तो लेकिन बहरहाल वो तो तभी जब नाम अनाउंस होगा तो ही हमें पता चलेगा ना कि वो चाहे हम कौन देखें या क्या देखें, वो तभी हमें पता चलेगा कि वो क्या है। एक मेरा ख्याल है जो विजिबल तब्दीली आएगी, अब हकीकत में आप जो भी कह लें कि जी PDM ने जुल्म किया है तहरीक इंसाफ के ऊपर, या जो भी तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है 9 मई के बाद, उसके पीछे PDM थी, ये थी, हम सबको पता है कि ये अकेली PDM का काम नहीं था, अकेले PDM का फैसला भी ये नहीं था। PDM की ख्वाहिश ज़रूर थी, नवाज़ लीग की ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि किसी तरह से इसको दबाव में लाया जाए तहरीक इंसाफ को, लेकिन ऐसा हुआ जिस तरह से वो हुआ वो अकेला PDM का काम नहीं था। और ये जो मुल्क के अंदर एक रेनिंग इस वक्त पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, उसमें भी बड़ा ऑब्वियस है कि सब समझते हैं कि वो उनका वो काम नहीं था। जिस विजिबल तब्दीली की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो विट्रियोल का लेवल इतना बढ़ा हुआ है ना जी, जो नफ़रतों का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि अगर आप वज़रा को भी देखें, हुकूमती वज़रा को भी देखें, तो वो उनकी बातें सुन के आपको ये नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं या पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर को संभालने के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। उनकी बातें सुन के आपको ये लगता है कि वो तरीके इंसाफ को के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं। जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं उनका हदफ तरीके इंसाफ होती है, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या उनको ये समझाना कि जी पाकिस्तान के क्या हालात हैं और हम किस तरह से उसको ठीक कर रहे हैं, हम हुकूमत किस तरह से कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि जी तरीके इंसाफ ने क्या ख़राबी की, क्या बुराई की, क्या उनको जो है उन्होंने किया और किस तरह से अभी भी उनको जो है वो सहूलतकारी मिल रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये जो एक जहर सा फैल गया है ना हमारे सियासी गुफ्तगू के अंदर, मेरा ख्याल है उसमें शायद हमें थोड़ी कमी नज़र आए, लेकिन इससे ज़्यादा ना तो ये जी ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, ये जो आप ये कह रहे हैं, आप आमिर साहब नहीं आमिर साहब आप ज़रा ना मुश्किल ज़ुबान, सादा ज़ुबान में मैं जो आपकी बात समझाऊँ वो ये है, आप कह रहे हैं कि अभी जो हुकूमत के वज़रा रोज़ तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, तो निगरान हुकूमत में ये दर्जा हरारत नीचे आ जाएगा कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमें नहीं देखने को मिल रही होंगी और हुकूमत कोई और काम कर रही होगी और वो ये सियासी दंगल ये दर्जा हरारत की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ
कि वो नीचे ये आ जो जाए। इंतहाई अनकंफर्टेबल सा दर्जा हरारत इस हुकूमत ने बनाया हुआ है ना पिछले 16 महीनों से, उसमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी तब्दीली आए, मौसम हमें निस्बतन खुशगवार देखने को मिले, निस्बतन, वो भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि जी किसके ऊपर क्या मुकदमे चल रहे हैं, वो किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, ये सारा मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई खातिर खा तब्दीली आएगी। अंबर, मौसम बदल जाएगा, आमिर साहब कह रहे हैं खुशगवार तब्दीली आ जाएगी, दर्जा हरारत नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगी। मेरा मतलब है वो कह रहे हैं कि गुलो गुलजार हर तरफ हमें नजर आएगा। निगरान आ तो लेने दें। अभी तो सर अंबर सुन रही है बाहर मेरी की बात कर रहे हैं, उसको पता है कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ मुजम्मिल। आमिर साहब देखिए, मेरे साथ कई बार गद्दारी कर चुके हैं, तो अब आप तवक्को ना रखें कि मैं भी आपको साथ दूंगी, बट एनीवे नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए जो हरारत की बात है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आई थिंक आपका जो एक बुनियादी सवाल था उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्यों हम इस वक्त मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं? इसलिए क्योंकि, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लोग मुंतखब होकर आए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो हुकूक हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जमहूरियत की बात करते रहे हैं, जो इनके साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ उसकी भी बात करते रहे। फिर जब इनके दौरे हुकूमत में इस किस्म की कानून साजी होती है कि आप IB और ISI को एम्पावर कर देते हैं कि वारंट के बगैर आप रेड भी कर सकते हैं। फिर आप ये भी आप देखें कि जिस तरीके से एहतजाज हुआ, मैं बिल्कुल कह सकते हैं कि 9 मई जैसा वाक़या था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो दिफा करते रहे हैं सिविलियंस का, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्राई होना, मेरे ख्याल में कि ये सवालात उनसे पूछने ज़रूरी हैं। देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए थे, इमरान खान साहब से ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत थी क्योंकि उनको नंबर्स कम उनको मिले थे। दूसरी तरफ ज़ाहिर है क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम भी था, इमरान खान साहब बिल्कुल निकले हुए थे, दबाव डाल रहे थे, इत्तेहादियों को भी संभालना था, चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। ये मैं समझती हूँ, ये मजबूरियाँ थी, लेकिन फिर भी आप जब कानून साजी इस किस्म की करते हैं, जब आप इस तरह का एक प्रेसिडेंट भी सेट करते हैं, आप देखें। अब मैं तो निगरान हुकूमत का मंजरनामा पूछ रहा हूँ आपसे, शहबाज शरीफ का मंजरनामा नहीं पूछ रहा। हम क्यों उनको जिम्मेदार ठहराते हैं? ऑफ कोर्स उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। निगरान हुकूमत को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। उस वक्त हम किसको ठहराएंगे, आप मुझे बताएं। हमें पता है कि मतलब अगर निगरान हुकूमत के दौर में, देखिए मैं आपको बता, मैं इसको सादा कर देता हूँ कि नहीं मैं बात बल कर लेती हूँ। तो फिर हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? वो जो मुस्तकिल इदारा है या वो निगरान हुकूमत जो कुछ देर के लिए है? आप बता दें, आप किसको ठहराएंगी? मैंने तो कह दिया। नहीं क्लियर कर दें, दोनों निगरान हुकूमत को ठहराएंगी, इदारे को ठहराएंगी? मैं तो इदारे को ठहराऊं। आप इदारे को ठहराएं। देखिए, पाकिस्तान में इससे पहले जब निगरान हुकूमतें आई हैं, मसलन 2013 में जो निगरान हुकूमत आई, उसका झुकाव नून की तरफ था और वो इलेक्शंस में नजम शेठी साहब और वो लग रहा था कि वो नून को फेवर कर रहे हैं। 2018 में जो निगरान हुकूमत आई, उसका झुकाव PTI की तरफ था और हमें उस निगरान हुकूमत के इक़दामात से भी नज़र आ रहा था कि उसका झुकाव PTI की तरफ था। जैसे इमरान खान साहब एयरपोर्ट पर बैठ के जुल्फ़ी बुखारी का नाम ECL से निकलवा लेते थे कि नहीं पहले निकालें, मैं फिर उम्रे पे जाऊंगा। तो आपकी अपनी हुकूमत हो तो आप ये बात काम कर सकते हैं ना, निगरान हुकूमत में तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं कि क्या ये निगरान हुकूमत, हमारी हर निगरान हुकूमत आउटगोइंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही गई है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि हमारी हर निगरान हुकूमत आउटगोइंग गवर्नमेंट के मुखालिफ हुकूमत आई है। जो भी निगरान, चाहे उन्होंने ख़ुद भी लगाए हैं, वो आउटगोइंग के ख़िलाफ़ ही गए हैं। अब ये निगरान गवर्नमेंट आउटगोइंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होगी या आउटगोइंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलेगी, ये एक सवाल होगा। और ऐसा हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा कि निगरान हुकूमत आउटगोइंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को साथ लेकर चली हो। पॉलिसी में शिफ्ट, पॉलिसी में चेंज, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, जो पसंदीदा अफसर हैं वो उधर जाएंगे, जो नापसंदीदा हैं वो इधर आएंगे, ये सब कुछ हमने पहले देखा है। क्या इन निगरान हुकूमत से होगा? मुझे नहीं लगता है।
और मुझे कॉन्टीन्यूटी लगती है। नाम कोई भी हो, उन इदारे का हो, इनका हो, राजा रियाज का नाम तजवीज़ करदा लग जाए तो राजा रियाज का तजवीज़ करदा नाम वज़ीर आज़म बन जाए तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे कॉन्टीन्यूटी तो नज़र आएगी पॉलिसीज़ में। मुझे लगता है कुछ बदलने वाला नहीं निगरान हुकूमत के आने से। जो भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे SIFC की पॉलिसी है, चाहे टुवर्ड्स PTI पॉलिसी है, टुवर्ड्स चेयरमैन PTI है, टुवर्ड्स PDM है, सेम पोजीशन होगी और एक कॉन्टीन्यूटी आपको लेगी। लेकिन फिर भी तब्दीली होगी, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर फिर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आमिर साहब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, एक मिनट है आपके और अंबर के पास, आपसे शुरू। राइट, सिर्फ एक जो आपने बात की थी ना जी कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी की, उसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा। देखें जी, जब हमें ये जहन में रखना चाहिए कि जब एक 5 साल के लिए कोई हुकूमत मुंतखब होके आती है, 5 साल का उसके पास अरसा होता है, तो उसकी सियासत और उसकी माशी पॉलिसी जो हैं वो इंटरट्वाइंड होती हैं। अगर वो कोई पॉलिटिकल फैसले जो उसके होते हैं वो मईशत पे असरअंदाज होते हैं, अगर वो कोई इकनॉमिक पॉलिसी डिसीजन लेती है तो वो उसकी पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होते हैं। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली लेकर चल सकती हैं। सो आई थिंक कि जहाँ तक कंटिन्यूटी की बात है केयर टेकर गवर्नमेंट की, तो इस वक्त किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो पाकिस्तान की इस वक्त जो भी इकोनॉमिक डायरेक्शन है उसको किसी तरह से वो तब्दील करने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक उसकी सियासत का कि उस 3 महीने में या 4 महीने में जितनी भी देर में इलेक्शन होने हैं उसकी सियासत क्या रहेगी, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त जो हमने सियासी दर्जा हरारत देखा है उससे कहीं कम हमें देखने को मिलेगा। जी मुजम्मिल साहब, होप के मैंने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लिया। हाँ, नहीं, अगर निगरान हुकूमत की बात करें, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें हैं वो ऐसे ऐसे फैसले, डेवलपमेंट का काम, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के ठेके ऐसे ऐसे दे रहे थे जैसे उनका इख्तियार था। तो जाहिर है अभी जो कानून साजी भी हुई है उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो कुछ इक़दाम उठाए हैं आखिर में इनकी कंटिन्यूटी तो होगी। तो आप बिल्कुल उस हवाले से तो दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है निगरान जो हुकूमतें होती हैं उनका काम सियासत नहीं करना होता है। लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे इख्तियारात अब उनको मिल गए हैं जो उनके पास नहीं होने चाहिए, और इसी चीज़ का मुझे तो डर है कि ये इख्तियारात दिए गए हैं और ये इख्तियारात कुछ अदालतों ने भी उनकी तौसीह की है। देखिए, मैं समझता हूँ आखिर में जो थोड़ा सा टाइम है, मुझे लगता है सियासी पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। आप पंजाब के पी की हुकूमतें देख लें, वो बिल्कुल सियासी हुकूमतें हैं और उनकी सियासी पॉलिसी अपनी जगह मौजूद है। वक्त आने पर वो सियासी बात भी करते हैं। इसी तरह निगरान हुकूमत मुझे लगता है भरपूर सियासी हुकूमत होगी और माशी पॉलिसियाँ भी उसकी होंगी और सियासी पॉलिसियाँ भी उसकी हमें नज़र आएंगी और वो उसमें कॉन्टीन्यूटी भी नज़र आएगी, सियासी पॉलिसियों की कॉन्टीन्यूटी भी नज़र आएगी। मैं इकनॉमिक पॉलिसी की जो बात की है आमिर साहब ने, वो अपनी जगह मौजूद है कि उसकी कॉन्टीन्यूटी तो ज़रूर नज़र आएगी। SIFC की हद तक, ज़राअत की हद तक, बाकी जो माहदों की हद तक जो इन्वेस्टमेंट आनी है, जो IMF से डील है वो लेके वो चल रहे होंगे। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी उससे ज़्यादा शद्दोमत से आगे चलेगी और वो एक स्टेप बढ़ कर ये सियासी पॉलिसियाँ जो हैं इसको लेकर क्रीज से निकल कर खेल रहे होंगे इन सियासी पॉलिसियों के तहत, और वो एक बड़ी तब्दीली होगी जो मैं समझता हूँ। बहरहाल एक दिन रह गया है निगरान के आने में। कल इमरान खान साहब की बेल और वो अपील भी लगी हुई है, कल उस पर भी बात करेंगे, ज़मानत होती है या नहीं होती है। हमने आज कोई क्या सराई भी नहीं चाहिए इससे पूछने के लिए। बहरहाल आज के प्रोग्राम पर वक्त ख़त्म होता है, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।